सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में देखिए हम 70 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप इस करंट अफेयर क्विज का प्रैक्टिस और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अब आप क्रेजी जीके ट्रिक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे, पीएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो है अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको सिंपली क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो उसे एक बार अपडेट जरूर कर लें। इसके अलावा देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां से भी आप क्लिक करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व पृथ्वी दिवस जो है, वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 1970 से देखिए प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार इसकी थीम क्या थी, ध्यान रखिएगा, जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस पायदान पर है? तो देखिए हाल ही में ये सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देशों की सूची में भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? 142वें स्थान पर है। 2020 में देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 142। 2019 में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए भारत की रैंकिंग क्या थी? 140 थी। 2 पायदान गिरकर भारत 142 पे आ गया है। साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की लिस्ट में पहले स्थान पर आता है नॉर्वे देश। ओके, तो यहाँ पर देखिए डी आंसर जो होगा वो सही होगा। 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए इस बार 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहा माउंट मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, माउंट मैटरहॉर्न पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। कोरोना से जंग में देखिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने देखिए माउंट मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय तिरंगा जो है वो रोशन किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चर्चा में रहा था माउंट मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है ये माउंट मैटरहॉर्न। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किस देश को मेजबानी सौंपी है? तो हाल ही में देखिए भारत जो है वो 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला था। उससे मेजबानी लेकर किस देश को मेजबानी सौंपी गई है? सर्बिया को। ओके, सरकार ने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति की समीक्षा कर कई देशों के लिए नए निर्देश जारी किए। इन देशों में शामिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हाल ही में सरकार ने एफडीआई नीति में कुछ बदलाव किए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में कुछ बदलाव किए हैं। कोरोना महामारी के चलते गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए चीन जैसे देश भारत की अच्छी कंपनियों का अधिग्रहण मतलब उन पर कब्जा ना कर ले, इसीलिए सरकार ने एफडीआई नीति में कुछ बदलाव किए हैं। ओके, हाल ही में देखिए घटना देखने को मिली थी जिसमें चीन की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की प्रमुख बैंक एचडीएफसी में 1.75 करोड़ शेयर जो है वो खरीदे थे। इसी को देखते हुए देखिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने एफडीआई नीति में देखिए कुछ बदलाव किए हैं। इसमें देखिए क्या बदलाव किया गया है। इसके तहत भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश जो है वो भारत सरकार की अनुमति के बिना निवेश नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश जो है मतलब उसके पड़ोसी देश जो है जो उसके साथ में सीमा साझा करते हैं, वे देश भारत सरकार की अनुमति के बिना निवेश नहीं कर सकेंगे। ओके, जैसे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान, ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं जो है वो भारत से लगती है। श्रीलंका, मालदीव जो है वो इस कैटेगरी में नहीं है क्योंकि उनकी सीमाएं भारत से नहीं लगती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मालदीव जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, डी आंसर। इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आई एम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना है? किसे चुना है? देखिए पीवी सिंधु को।
भारत के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आयाम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर जो है वो चुना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2020 में पीवी सिंधु को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, 2020 में पद्म भूषण दिया गया पीवी सिंधु को। 24 अप्रैल 1993 को संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा आप। 73वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जे से संबंधित है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था संसद से। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस साल भी देखिए 2020 में पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए हम एक बार 73वां संविधान संशोधन को रिवाइज कर लेते हैं। इसके तहत देखिए एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत की स्थापना की गई थी। इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में देखिए अध्याय 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को भी हमारे संविधान में ऐड किया गया। इसके अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इस साल देखिए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए स्वामित्व योजना जो है वो लॉन्च करी है। कौन सी योजना? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है। स्वामित्व योजना के जरिए गांव की संपत्तियों को ठीक करने का प्रयास सरकार जो है वो करने जा रही है। इसके तहत देखिए देश के सभी गांवों में संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी और गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा। समझ में आया आपको? इसकी शुरुआत जो है वो 6 राज्यों से की जा रही है। कौन कौन से? देखिए यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये 6 राज्यों से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा स्वामित्व योजना जो है वो क्या है, उसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? कौन सी योजना की घोषणा करी है? स्वामित्व योजना की। डी आंसर। स्वामित्व योजना का संबंध है गांवों की हर संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कर भ्रम और झगड़े की स्थिति को खत्म करना, ये इसका उद्देश्य है। ए आंसर। भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है? देखिए सरकार जो है वो किस केमिकल का छिड़काव जो है वो कर रही है? सोडियम हाइपोक्लोराइड का। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड का देखिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा, केमिकल फॉर्मूला NaClO। इसके अंदर देखिए एक सोडियम का एटम होता है, एक क्लोरीन का एटम होता है और एक ऑक्सीजन से मिलकर ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जो है वो भारत सरकार जो है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए कर रही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ओजोन लेयर के सबसे बड़े छिद्र के भर जाने की पुष्टि की। यह ओजोन लेयर किस वायुमंडल में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ओजोन लेयर के सबसे बड़े छिद्र के भर जाने की पुष्टि करी है। ओजोन लेयर जो है वो वायुमंडल की किस परत में आता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें वायुमंडल की तो देखिए पृथ्वी की सरफेस से लेकर 18 किलोमीटर तक आता है क्षोभ मंडल, जिसे क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। वायुमंडलीय घटनाएं जितनी भी होती हैं वो यहाँ पर होती हैं, जैसे बारिश एंड ऑल। इसके बाद देखिए 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की जो वायुमंडलीय परत आती है उसे क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। ओके, इस लेयर में कोई भी मौसमी घटनाएं जो है वो नहीं होती हैं। इसी लेयर में देखिए 20 से 30 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है, जिसे काफ़ी समय से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पुष्टि करी है कि ओजोन लेयर का सबसे बड़ा छिद्र जो है वो भर गया है। इसके बाद देखिए 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आता है मध्यमंडल और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आता है आयन मंडल, जहां से रेडियो तरंगें जो है वो परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। तो समझ में आया आपको किस वायुमंडल परत में स्थित है ओजोन लेयर? ध्यान रखिएगा समताप मंडल में। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है क्योंकि देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था। पंजाब से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाता है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
तो ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर इस बार की थीम थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इन सब के प्रति जागरूक करना। इसीलिए हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। देखिए, हर साल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार जो है वो देखिए 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में सिविल सेवा के क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार किए थे, इसीलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो है वो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। मलेरिया जो है ये एक संक्रामक रोग है जो कि मादा एनीफिलीज मच्छर से फैलता है। सरकार जो है मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीति योजना जो है वो तैयार कर रही है, जिसके तहत भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक मलेरिया को जड़ से समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम थी। इस बार की थीम क्या थी फ्रेंड्स? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। बी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही के दिनों प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में रही, इसके संदर्भ में सही कथन है। देखिए फ्रेंड्स, प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी चर्चा में रही। इससे रिलेटेड पहले मैं आपको देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के इलाज को लेकर प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। क्या होती है इसको हम डिटेल में समझते हैं। हमारे खून में देखिए बेसिकली 4 चीज़ें होती है: आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा खून जो है वो बना होता है। खून का तरल वाला हिस्सा जो होता है वही क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। हमारे शरीर में जो खून मौजूद होता है उसका 55% से अधिक हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। जब कोई वायरस किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उसके शरीर का प्लाज्मा जो होता है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, मतलब वायरस रोधी क्षमता जो है वो विकसित करता है। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में वायरस को खत्म करने में मदद करती है और शरीर में लंबे समय तक उपस्थित रहती है। व्यक्ति चाहे तो इस एंटीबॉडी को डोनेट भी कर सकता है। कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है इसको देखते हैं। कोरोना वायरस जो है ये शरीर में बाहर से आने वाला एक वायरस है। ऐसे में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाता है। जब ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है तब हमारा शरीर जो है इससे लड़ने के लिए खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाता है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के रक्त से ये एंटीबॉडी निकालकर कोरोना से ग्रसित मरीजों के रक्त में ये एंटीबॉडी डाली जाती है, जिससे कि वो मरीज ठीक हो सके। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति का देखिए एलिसा परीक्षण जो है वो किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा का पता लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा थेरेपी जो है ये कोरोना का पक्का इलाज नहीं है। इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि संक्रमण होने का खतरा होता है, नस खराब होने का डर होता है, धुंधला दिखाई देना। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कोरोना वायरस का पक्का इलाज नहीं है। अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड देखिए वैक्सीन जो है उसकी खोज चल रही है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि कब इसकी खोज होती है। तो ये आपने देखिए प्लाज्मा थेरेपी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में रही, इसके संदर्भ में देखिए यहाँ पर हमें सही कथन जो है वो देखना है। कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से कोरोना रोधी क्षमता विकसित करना, बिल्कुल यही होती है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना से असंक्रमित व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से कोरोना रोधी क्षमता विकसित करना, बिल्कुल गलत है। सी आंसर भी देखिए बिल्कुल गलत है। रक्त के प्लाज्मा को पूरी तरह बदलना ये प्लाज्मा थेरेपी नहीं होती है। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। प्लाज्मा थेरेपी के पहले व्यक्ति का कौन सा टेस्ट किया जाता है? प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति का एलिसा टेस्ट जो है वो किया जाता है। व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है एलिसा टेस्ट से। ओके, इनमें से किस जाने माने फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हाल ही में अभी प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान का निधन हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए सी आंसर सही होगा, ए और बी। इनसे रिलेटेड देखिए आने वाली एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। चलिए उनको हम एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया, उनकी अभिनीत पहली फिल्म है। इरफान खान की देखिए अभिनीत पहली फिल्म कौन सी है? सलाम बॉम्बे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इरफान खान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पान सिंह तोमर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, बिल्कुल सही। हाल ही में इरफान खान की मृत्यु न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण हुई, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी कथन जो होंगे यहाँ पर सही होंगे। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा इरफान खान के द्वारा अभिनीत पहली फिल्म कौन सी है? सलाम बॉम्बे। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता ऋषि कपूर का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1974 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए फ्रेंड्स, ऋषि कपूर को 1974 में बॉबी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था, ठीक है। और अगर बात करें कि ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा मेरा नाम जोकर। इसमें उन्होंने देखिए बाल कलाकार का किरदार जो है वो प्ले किया था, मेरा नाम जोकर में, ठीक है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की अभिनीत पहली फिल्म है कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, मेरा नाम जोकर। एक बच्चे का किरदार जो है वो प्ले किया था इन्होंने मेरा नाम जोकर में। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया, ये अधिनियम लाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। कब लागू हुआ था? देखिए ये 1897 में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या हो गई है। देखिए सार्वजनिक बैंक होती क्या है? पीएसयू बैंकें जो होती है वो क्या होती है? वे सारी बैंकें जिनका 50% से अधिक हिस्सा जो होता है वो सरकार का होता है, जिसका पूरा नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। वही क्या होती हैं? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें होती हैं, ठीक है। हाल ही में देखिए अभी 1 अप्रैल को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर 4 बैंक जो है वो बना दिए गए हैं। इस तरीके से देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। 2017 में देखिए इनकी संख्या कितनी थी? 27 थी, जो कि घटकर अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। कौन कौन सी बैंकों का देखिए आपस में विलय हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? केनरा बैंक में देखिए सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ, बिल्कुल सही। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का, बिल्कुल सही। पंजाब नेशनल बैंक में देखिए ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ, ध्यान रखिएगा। यूनियन बैंक में देखिए आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ। यहाँ पर देखिए यूको बैंक दिया है, तो डी वाला कथन जो होगा वो सही नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो ध्यान रखिएगा ओडिशा जो है हर साल 1 अप्रैल को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। 1936 में देखिए इसी दिन ओडिशा जो है वो स्वतंत्र राज्य बनाया गया था, तभी से 1 अप्रैल को ओडिशा जो है वो राज्य स्थापना दिवस मनाता है। हाल ही में मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। इन काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ध्यान रखिएगा किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। और जीआई टैग जो है उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हो। क्लियर? साथ ही ध्यान रखिएगा ब्लूबेरी में जो पर्पल कलर होता है वो भी इसी पिगमेंट के कारण होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। हाल ही में मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जन मानक इमिशन नॉर्म लागू हो गया है? तो देखिए अभी तक देश में BS4 भारत स्टेज 4 उत्सर्जन मानक जो है वो लागू था। 1 अप्रैल 2020 से BS6 जो है वो लागू हो गया है। सरकार ने BS5 को छोड़कर सीधे BS6 को लागू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण तत्व को कम करना। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डकवर्थ लुईस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले टोनी लुईस का हाल ही में निधन हो गया। डकवर्थ लुईस पद्धति किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? देखिए क्रिकेट से संबंधित है। 1997 में इस पद्धति की खोज करी थी टोनी लुईस ने। हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए बारिश से प्रभावित मैचों में निर्णय की ओर जाने हेतु इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। डकवर्थ लुईस पद्धति का क्रिकेट से संबंधित है।
वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? देखिए ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, मतलब विश्व विरासत दिवस। लोगों में विश्व विरासत स्थलों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी, ध्यान रखिएगा, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वर्तमान में देखिए बात करें कि भारत के कुल ऐसे कितने स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो 38 ऐसे स्थल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए ये एक अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये खून के थक्के मतलब ब्लड क्लोट्स बनने की क्षमता को प्रभावित करता है, हीमोफीलिया रोग। ओके, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 अप्रैल को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने होंगजोऊ चीन में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया, जो है, देखिए ये क्वेश्चन हम लास्ट मंथ के करंट अफेयर में भी डिस्कस कर रहे थे। क्या है देखिए आधिकारिक शुभंकर? 3 रोबोट जिसे सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया, वो नाम है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा 2022 में चीन के होंगजोऊ में होने वाला है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन। हाल ही में पशु आधिकारिक संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया? किसे प्रदान किया? देखिए नवीन पटनायक को। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा ने नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जानवरों के प्रति सराहनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है? तो चलिए पहले हम देखिए सारी स्टेजों को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कोरोना वायरस की देखिए सारी स्टेजों को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज क्या होता है। विदेशों से जब आने वाले लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण पाया जाता है और ये संक्रमण जब उन्हीं तक सीमित रहता है, तब इसे कहा जाता है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज देखिए किसे कहा जाता है? इसे लोकल ट्रांसमिशन स्टेज भी कहा जाता है। जब विदेश से लौटे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके परिजन रिश्तेदार संक्रमित होने लगते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? सेकेंड स्टेज, दूसरा चरण। तीसरी स्टेज की बात करते हैं तो देखिए इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज ही कहा जाता है, तीसरी स्टेज को। ये स्टेज तब आती है जब कोई ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है जो न तो कोरोना वायरस प्रभावित देशों से लौटा हो और न ही वह किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। तब ऐसी स्टेज को क्या कहा जाता है? तीसरी स्टेज, मतलब तीसरा चरण कहा जाता है। इसे ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज कहा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? स्टेज 3 को। सी आंसर। इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया है? किस देश की मदद के लिए? मालदीव के लिए। देखिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को लगभग 6.2 टन की आवश्यक दवाइयां जो है वो मुहैया कराई है। ध्यान रखिएगा भारतीय वायुसेना ने चलाया है संजीवनी अभियान मालदीव के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में देखिए सबसे पहली बार मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करना। और इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्सों पर आधारित है इस बार की थीम। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। कोरोना वायरस की संकट की घड़ी में डॉक्टरों और नर्सों ने देखिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है, तो ये थीम जो है उसी पर बेस्ड है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की थीम थी, तो क्या थीम थी? अभी हमने डिस्कस करा, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया? तो देखिए इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, इनको देखिए 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है वो चुना गया है। डी आंसर। हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वह थी? तो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका शांति हीरानंद चावला का हाल ही में अभी निधन हो गया है। 2007 में देखिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो शास्त्रीय संगीत गायिका थी हीरानंद चावला। ए आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? तो देखिए वर्तमान में एडीबी का सबसे बड़ा कर्जदार कौन है? भारत है। अभी तक एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग $30 बिलियन की मंजूरी प्रदान करी है। और हाल ही में देखिए एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए
1.5 बिलियन कोविड-19 पैकेज की घोषणा भी करी है। तो लार्जेस्ट बोरोवर जो है एडीबी का, वो कौन है? भारत है। ठीक है, वर्तमान में ध्यान रखिएगा। किरण मजूमदार शॉ इनमें से किस भारतीय कंपनी की संस्थापक हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किस भारतीय कंपनी की संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ? बायोकॉन की। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। बायोकॉन की संस्थापक व चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ को हाल ही में मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शामिल किया गया है। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। इस सूची में दुनिया भर के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है। उसमें देखिए किरण मजूमदार शॉ को भी शामिल किया गया, जो कि भारत की बायोकॉन कंपनी की संस्थापक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू करी है? किस राज्य सरकार ने देखिए इसे चालू करा है? मध्य प्रदेश सरकार ने। सी आंसर सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करना। महिलाओं को उनके बैंक खाते में 11 रुपये प्रति मास्क का भुगतान जो है इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। तो जीवन शक्ति योजना जो है वो किस राज्य सरकार से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा राज्य मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला राज्य है? देखिए कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में देश में सबसे ऊपर है। देश में कार्यरत कुल 78 लाख मजदूरों में 19 लाख मजदूर जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं, जो कि कुल श्रमिकों का 24% है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है वो इस सूची में पहले स्थान पर है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के अगले राजदूत मतलब स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने देखिए टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत जो है मतलब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नियुक्त किया है। किसे? टीएस तिरुमूर्ति को। खोंगजोम दिवस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, हर साल 23 अप्रैल को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस जो है वो मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। एंग्लो मणिपुर युद्ध जो है वो ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में एक संघर्ष था, और इस युद्ध में देखिए जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, खोंगजोम दिवस जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य सरकार की जल संरक्षण योजना है? देखिए किस राज्य सरकार की जल संरक्षण योजना है? गुजरात सरकार की। गुजरात सरकार ने सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की हाल ही में शुरुआत की है। इस योजना के तहत मानसून से पहले झीलों, नदियों और बांधों को गहरा करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान जो है वो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित। हाल ही में चर्चा में रहा अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस नदी पर किया गया? देखिए सुबनसिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में दापोरिजो पुल का निर्माण जो है वो किया गया है। किसने देखिए इस पुल का निर्माण करा है? सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने इस पुल का निर्माण किया है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का बहुत ज़्यादा महत्व है। दापोरिजो पुल का निर्माण किया गया अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पर? सुबनसिरी नदी पर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध जो है वो घोषित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी देश में आपदा महामारी की स्थिति आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो लागू किया जाता है। मतलब पूरा कंट्रोल जो है वो केंद्र के पास आ जाता है, राज्यों का कंट्रोल देश में तब नहीं होता है। टोटल कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है? गृह मंत्रालय का होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उससे रिलेटेड आप पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखिएगा। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये 2005 में राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया गया था। इस अधिनियम में 11 चैप्टर्स और 79 सेक्शंस हैं, 79 धाराएं हैं। ठीक है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत देखिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जो है वो दंडनीय अपराध जो है वो घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस धारा के तहत? धारा 51 के तहत। अब ये देखिए धारा 51 है क्या? क्या बोलती है ये? यदि कोई भी नागरिक किसी सरकारी कर्मचारी को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उनके कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा डालता है, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान जो है वो बनाया गया है। समझ में आया आपको? ये धारा 51 जो है वो बोलती है, और इसी के तहत देखिए
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जो है वो दंडनीय अपराध जो है वो घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? 79, डी आंसर सही होगा। भारत सरकार ने इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च की है? तो देखिए आरोग्य सेतु सरकारी ऐप जो है वो भारत सरकार ने लॉन्च करी है, आरोग्य सेतु ऐप। जब कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो ये एप्लीकेशन जो है उस व्यक्ति को सचेत कर देती है। इसीलिए भारत सरकार जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करने के लिए आह्वान कर रही है। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भारत सरकार ने लॉन्च करी है, कोरोना ट्रैकर ऐप है। कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन को 2021 तक स्थगित कर दिया गया। इसे किस शहर में आयोजित किया जाना था? कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला था COP26 शिखर सम्मेलन? ग्लासगो में। स्कॉटलैंड का देखिए सबसे बड़ा शहर है ग्लासगो, यहाँ पर आयोजित किया जाने वाला था COP26 शिखर सम्मेलन। COP26 जो है ये एक महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता जो है वो माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्लासगो में आयोजित किया जाने वाला था, जो कि 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गीता राम जी का कोरोना के कारण निधन हो गया, वह थी? गीता राम जी देखिए कौन थी? वायरोलॉजिस्ट थी, विषाणु विज्ञानी थी। गीता राम जी एक HIV रोकथाम की शोधकर्ता थी। उन्हें यूरोपियन डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप का आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया गया था। ध्यान रखिएगा गीता राम जी कौन थी? वायरोलॉजिस्ट थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के पात्र होंगे? तो हाल ही में देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर नागरिक जो होंगे वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार कराने के पात्र होंगे। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है? किस राज्य सरकार ने? हरियाणा सरकार ने देखिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी है। इसके माध्यम से लॉकडाउन की अवधि के दौरान बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई जो है वो कर पाएंगे। संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध है हरियाणा सरकार से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का अध्यक्ष मतलब कमिश्नर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC क्या होती हैं पहले मैं आपको डिटेल में पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखिए कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना कैसे हुई थी? देखिए श्री के संतानन की अध्यक्षता वाली एक भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च संस्था है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। CVC जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही नहीं बल्कि सरकारी संगठनों के कार्यों की समीक्षा करना इसका काम होता है और सुधार करने हेतु सुझाव देने का काम भी CVC का होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का होता है। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है कानूनी दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें देखिए एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो कि अध्यक्ष होता है, कमिश्नर होता है, तथा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है, और एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। समझ में आया आपको स्ट्रक्चर इसका? देश की देखिए भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग का कमिश्नर का पद जो है पिछले साल जून से रिक्त था। हाल ही में अभी संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो नियुक्त किया है। उन्हें देखिए राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। ध्यान रखिएगा किसे नियुक्त किया गया? संजय कोठारी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बताना था, पर इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय कोठारी को। यह आंसर यहाँ पर सही होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
ये एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, बिल्कुल सही। इस आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही। केंद्रीय सतर्कता आयोग कानूनी दर्जा प्राप्त बहुसदस्यीय संस्था है, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी कथन जो होंगे वो सही होंगे। 29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया, वह थी। हाल ही में देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधीवादी हेमा भराली का निधन हो गया। हेमा भराली जो है वो 1951 में विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन में शामिल हुई थी और बहुत ज़्यादा उभर कर आई थी। और देखिए इन्हें 2005 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के देखिए 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? दीपांकर दत्त। ओके, बॉम्बे उच्च न्यायालय के। ये आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा इवेंट बोट क्या है? इवेंट बोट क्या है? देखिए एक मोबाइल बैंकिंग वायरस है जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये वायरस लोगों के बैंकों से जुड़ी जानकारियों को चोरी करता है। हाल ही में देखिए अमेरिका और यूरोप में इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। क्या है इवेंट बोट? एक बैंकिंग वायरस है। बी आंसर। पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी ने इस पुस्तक को लिखा है। यह आंसर यहाँ पर सही होगा। इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के विश्व चैंपियन बनने की पूरी कहानी का उल्लेख किया गया है। 2020 में पीवी सिंधु को पद्म भूषण भी दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? वी कृष्णा स्वामी है। इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? देखिए केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद का नया सचिव जो है वो नियुक्त किया है। कपिल देव त्रिपाठी को। इनमें से किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्ण अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में देखिए भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की आइकॉनिक मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्ण अधिग्रहण किया है। किसने करा है? टीवीएस मोटर ने। हाल ही में 13 अप्रैल 2020 को अशोक देसाई का निधन हो गया, वह थे। तो देखिए देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई का हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। कौन थे? पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। 1996 से लेकर देखिए 98 तक देश के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। ओके, अटॉर्नी जनरल को देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो है वो कहा जाता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। ध्यान रखिएगा, संविधान के देखिए आर्टिकल 76 से संबंधित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो देखिए ईरान ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है। इस उपग्रह को ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के द्वारा लॉन्च किया है। ईरान ने उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्चर का उपयोग किया है। ध्यान रखिएगा नूर एक सैन्य उपग्रह है जिसे ईरान ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने देखिए रिलायंस इंडस्ट्री समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने कर्ज को कम करने के लिए फेसबुक को देखिए 9.99% की हिस्सेदारी जो है वो बेची है। ओके, ध्यान रखिएगा फेसबुक ने खरीदा है। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो विश्व बैंक के अनुसार देखिए कोविड-19 महामारी के चलते जो भारत की जीडीपी होगी 2020-21 में वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 1.5 से 2.8%। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 के उपचार हेतु चर्चा में रहा वाइटल नामक एक नया हार्ट प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया? तो हाल ही में देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हार्ट प्रेशर वेंटिलेटर जो है वो बनाया है। किसने? नासा ने। यह आंसर यहाँ पर सही होगा। यह वेंटिलेटर जो है नॉर्मल वेंटिलेटरों से काफ़ी सस्ता है। इनमें से किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना का मुकाबला करने हेतु 5T योजना शुरू करी है? किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने? देखिए दिल्ली सरकार ने। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने 5T योजना जो है वो शुरू करी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को शुरू करा है। 5T योजना का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग। 5T योजना दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। हाल ही में 14 अप्रैल को पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। यह रोग किस कीट के कारण फैलता है? देखिए 14 अप्रैल 2020 को विश्व में पहला विश्व चगास रोग दिवस जो है वो मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कीड़ों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना। कीड़ों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहा है। चगास एक संक्रामक रोग है जो कि ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाया जाने वाला एक परजीवी है। उसकी वजह से देखिए चगास रोग जो है वो फैलता है। किस कीट की वजह से? ट्रियाटोमाइन कीट की वजह से होता है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने देखिए डिटेल में अच्छे से समझा होगा। एक एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फिल्टर करके ये सारे क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने। आई होप आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको देखिए इस करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर देखिए PDF अवेलेबल है। और भी प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर के PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको देखिए डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो वो ऑप्शन भी अब अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप वहाँ पर विजिट कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक कर टेस्ट सीरीज को देखिए ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।